ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह कि डिफरेंशिएशन की सेकंड कैटेगरी को पहले डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अच्छा, दो कैटेगरीज और हमारे पास हैं। एक कैटेगरी तो हमने जनरल कैटेगरी देखी थी, एक कैटेगरी पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, उसके बाद इम्प्लिसिट इक्वेशंस की एक कैटेगरी भी मौजूद है। तो अभी हम सेकंड कैटेगरी में पैरामेट्रिक इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस में होता क्या? यूजुअली हम ये देखते हैं कि वन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। जैसे y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। जो यूजुअली अब तक हम देखते हैं, अब तक हमने जितने भी सिनेरियोज देखे हैं उसमें हमने ये देखा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे y जो है वो 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर है। y इज समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। और अगर हमें dy/dx निकालना है तो हम सिंपल ग्रेडियंट फंक्शन ऑब्टेन कर लेंगे 6x² माइनस 2x। अब सीन कुछ और है। अब क्या सीन है कि y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, बल्कि x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ पेरीमीटर। पेरीमीटर कुछ भी हो सकता है, कोई थर्ड वेरिएबल। यूजुअली तो दो वेरिएबल्स होते थे ना, y इन टर्म्स ऑफ x होता था, या हमने डिफरेंशिएशन में पहले भी देखा था रेट्स ऑफ चेंज वगैरह में कि जो है, या वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के सवाल में कि वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ r है, या वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x है, या एरिया इन टर्म्स ऑफ x है। दो वेरिएबल्स होते थे और डिफरेंशिएट कर देते हैं। और हमने डिफरेंशिएशन एएस में देखा था कि जब तीन वेरिएबल्स होते थे तो रेट्स ऑफ चेंज, जब टाइम इन्वॉल्व होता था, रेट्स ऑफ चेंज की बात होती थी, तो तीन वेरिएबल्स होते थे और तीन वेरिएबल्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे होते थे? चेन रूल यूज करते थे। तो यहां भी कुछ इसी तरह का मामला है। वो क्या है कि भाई f, जैसे y इन टर्म्स ऑफ x होता है वैसे y इन टर्म्स ऑफ x यहां पर हमें गिवन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? y भी इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन t होगा। y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। यहाँ t जो है ना वो पेरीमीटर है। क्या ये पेरीमीटर हमेशा t ही होगा? नहीं, जाहिर सी बात है, हमेशा t नहीं होगा। ये कुछ और भी हो सकता है, ये थीटा भी हो सकता है, ये जो है कुछ और भी हो सकता है। तो y इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस्ड है, x भी इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस्ड है, और हमें कहा जा रहा है dy/dx निकालो। हमें क्या कहा जा रहा है कि आप dy/dx निकालो। अरे भाई, dy/dx तो तब निकालेंगे ना जब y इन टर्म्स ऑफ x है। लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशंस जब हो x इन टर्म्स ऑफ a variable, y also expressed in terms of a variable, and we have to find the gradient function, then we will be using the chain rule to find the gradient function dy/dx। लेकिन कमाल की बात यह है कि y जब इन टर्म्स ऑफ x होता था तो ग्रेडियंट फंक्शन भी इन टर्म्स ऑफ x आता था। तो यहाँ x अगर इन टर्म्स ऑफ t है और y भी इन टर्म्स ऑफ t है, तो जो dy/dx हासिल होगा है तो वो dy/dx, लेकिन वो जो हासिल होगा वो इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर t ही होगा। इसका मतलब यहां पर तीन वेरिएबल्स हो गए, एक x है, एक y है, और एक पेरीमीटर है t। यहाँ t टाइम के लिए मुराद नहीं है। रेट्स ऑफ चेंज में जैसे टाइम होता था, यहाँ t इज अ पेरीमीटर, सही है। ये t टाइम के लिए बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि t की जगह जो है वो थीटा या कोई और वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकता है और होता रहा है, सवालात में आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज, चेन रूल क्या है? चेन रूल एक दफा रिकॉल करते हैं। तो चेन रूल में ये सीखा था कि अगर हमें dy/dx फाइंड करना है तो क्या करते हैं? dy है तो यहाँ न्यूमरेटर में, पहले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में dy, और दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में dx। और इन दोनों जगहों पे ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो आपस में कैंसल आउट हो जाए। तो अगर हम देखें तो dt आपस में अगर कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगी? बराबर। तो वो थर्ड वेरिएबल यहाँ पर t है, पेरीमीटर t है, लिहाजा dt लगा दिया। तो यहाँ से हासिल ये हुआ कि dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx। लेकिन dt/dx क्या चीज है? यहाँ तो x इन टर्म्स ऑफ t है तो dx/dt आना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने इसको रीअरेंज करके कह दिया कि अगर आपने dy/dx निकालना है तो dy/dx निकालने के लिए dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ t है। इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt हासिल होगा। x इज अ फंक्शन ऑफ t है, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt हासिल होगा। और जब आपस में दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास dy/dx हासिल हो जाएगा। लेकिन dy/dx भी इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर ही हासिल होगा।
जो पेरीमीटर सवाल में मौजूद होता है उसी के टर्म्स में आंसर हासिल होता है। सही है, उसी पेरीमीटर की टर्म्स में। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो इंशाल्लाह बात समझ आएगी और फिर आप इंशाल्लाह उसको कॉपी भी कर लेंगे। तो लेट्स सी अ सिंपल एग्जांपल जिससे आपको बात क्लियर हो जाए। अच्छा, अब dy बाई डी एक्स निकालना तो एक रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा हमें एग्जामिनर कहता है ग्रेडियंट निकालो, हमें कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, और मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स है जो आ जाती हैं। जो हम सवाल जब पास पेपर्स के देखेंगे तो हमें और क्लियर होगा। एक दो सवाल मैंने भी लिए हुए हैं, एक सवाल आपके सामने है, एक और एग्जाम्पल आपको कवर करवाऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम पास पेपर्स की जानिब बढ़ने के काबिल हो जाएंगे और हम पास पेपर्स के सवाल करेंगे इंशाल्लाह उसके बाद। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर हम पार्ट नंबर 1 देखें तो हमें कहा जा रहा है कि आप डी वाई बाई डी एक्स हासिल करो, ऑब्टेन करो या एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ टी। तो मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, x इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर t है, y भी इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर t है, तो एक काम करता हूँ x को भी डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t और y को भी डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। जब x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें dx बाई dt हासिल होगा। जब dx बाई dt निकाला तो हमारे पास आ गया 4t प्लस 4, और इसी तरह जब हमने dy बाई dt निकाला, y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें हासिल हुआ 3t स्क्वायर माइनस 10t, 3t स्क्वायर माइनस 10t। और अब आपको बताया जा रहा है कि जब आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो आपको मैंने कहा कि आपने dy बाई डी टी में dy बाई डी टी से dx बाई डी टी को डिवाइड कर देना है। तो इस हिसाब से dy बाई डी एक्स आपका आ गया 3t स्क्वायर माइनस 10t अपॉन 4t प्लस 4। ये आ गया आपका ग्रेडियंट फंक्शन। लेकिन ये जो आपका ग्रेडियंट फंक्शन आया है ये इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर t आया है। यूजुअली जब dy बाई डी एक्स आता था तो इन टर्म्स ऑफ x आता था। वो क्यों? क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स भी इन टर्म्स ऑफ x होगा। लेकिन यहाँ x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t, so ultimately the gradient function dy by dx is also a function of t। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट निकालने के लिए x की वैल्यू नहीं चाहिए। यूजुअली ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए होती थी, लेकिन यहाँ ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि हमें t यानी कि पेरीमीटर की वैल्यू चाहिए। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ग्रेडियंट निकालने के लिए, जैसे पार्ट नंबर 1 तो हमारा मुकम्मल हो गया, अब पार्ट नंबर 2 में मुझे जो है एग्जामिनर ने कहा है कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालो व्हेन t इज 2। तो पेरीमीटर की वैल्यू दे दी, तो भाई पेरीमीटर की वैल्यू सीधा सीधा ग्रेडियंट फंक्शन में डालूंगा तो मेरे पास ग्रेडियंट हासिल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालने के लिए वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ y दी हुई होती है। तो अगर मुझे वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ y दी हुई होगी तो फिर मैं क्या करूंगा? तो अल्टीमेटली उनको इस्तेमाल करते हुए मैं t निकालूंगा, क्योंकि ग्रेडियंट फंक्शन में तो t डालना है। तो अगर मुझे x या y दे दिया जाए तो मुझे ग्रेडियंट थोड़ी मिल सकता है जब तक कि मैं पेरीमीटर की वैल्यू ना निकालूं। तो यहाँ तो अगर मैं x कोई वैल्यू ले भी लेता हूँ तो फिर उसको निकालने के लिए एक अलग जद्दोजहद हो जाएगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जब ऐसा होता है तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कभी ऐसा होता है तो डोमेन स्पेसिफाइड होता है, फिर उसमें एक ही वैल्यू आती है, वो सारी चीजें हैं, वो सारी आप कंसिडरेशन में लेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कभी लेट सपोज एग्जामिनर ने मुझे ग्रेडियंट पार्ट 2 में यहाँ तो ग्रेडियंट मांगा है और टी की वैल्यू दी है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर ग्रेडियंट मांगा जाता और एक्स की वैल्यू दी जाती तो फिर मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रखता और x की वैल्यू को रख के t निकालता और फिर उस t को डालता तो मेरे पास ग्रेडियंट आ जाता। सिमिलरली अगर मेरे पास वैल्यू ऑफ y दी हुई होती तो मैं यहाँ वैल्यू ऑफ y रखता और वैल्यू ऑफ y रखने में मेरे पास t आ जाता, और t आने के बाद जो है मैं ग्रेडियंट फंक्शन में डालता और मेरे पास ग्रेडियंट आ जाता। यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू x या y की सोचें तो वो क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक बनेगा और एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा, इसलिए ऐसी कोई चीज हमने यहाँ पर कोई पार्ट नहीं बनाया। नहीं, ये एक सवाल आया कि सर क्या हमें ग्रेडियंट फंक्शन जो dy बाई डी एक्स है इसे इंटीग्रेट करके हमें इक्वेशन निकालनी हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं। y इन टर्म्स ऑफ x तो वैसे भी नहीं आ सकता,
यहाँ तो dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ टी है, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो समथिंग इन टर्म्स ऑफ टी ही आएगा ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, y इन टर्म्स ऑफ x वाली चीज का निकालना हमारे सिलेबस में नहीं, कि हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालनी हो, ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालनी हो y इन टर्म्स ऑफ x, ये सिलेबस में नहीं है। लिहाजा ऐसा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं होगी। x भी इन टर्म्स ऑफ अ पेरीमीटर होगा, y भी इन टर्म्स ऑफ अ पेरीमीटर होगा, तो जो ग्रेडियंट फंक्शन होगा वो भी इन टर्म्स ऑफ अ पेरीमीटर ही होगा। हमारे सिलेबस में यही है। वैसे ऐसे होते हैं सवालात जिसमें ऐसा करना होता है, फिर उसमें हम x इन टर्म्स ऑफ t है तो उसमें t को सब्जेक्ट बना के इन टर्म्स ऑफ x कर देते हैं, फिर वो उसको y वाले इक्वेशन में डाल देते हैं तो y इन टर्म्स ऑफ x हासिल हो जाता है। उसका तरीका भी इंटीग्रेशन से नहीं होता, उसका तरीका फिर दूसरे तरीके से होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर ये चीज नहीं आती। सही है, तो यहाँ तक मैंने बात क्लियर कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि x होता है या y होता है तो आप t निकाल के और फिर आप अल्टीमेटली t ही डालते। अच्छा, अब मैं पार्ट 2 की अगर बात करूं तो पार्ट 2 के अंदर जो है ग्रेडियंट निकालना है व्हेन t इज 2, तो सिंपल बात है भाई, पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है, ग्रेडियंट निकालना है, तो व्हेन t इज 2 द dy by dx is 3 into 2 square minus 10 into 2 upon 4 into 2 plus 4। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन भी कर लूं तो 4 3 12, 12 minus 20 minus 8, और 4 2 8, 8 plus 4 12, तो ये आ गया -2/3। इसका मतलब मेरा जो ग्रेडियंट है, द ग्रेडियंट इज -2/3। अच्छा, पार्ट 3 में हमसे कहा जा रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ग्रेडियंट निकालने के लिए द ओनली थिंग दैट वी नीड इज द वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर। इन दिस केस द पेरीमीटर इज t, so we need the value of t. If we are given the value of x or the value of y, we will substitute in the parametric equations। वैल्यू ऑफ x है तो x वाले इक्वेशन में, वैल्यू ऑफ y तो y वाले इक्वेशन में डालूंगा और t निकाल लूंगा, पेरीमीटर आ जाएगा, तो फिर उसी तरह ग्रेडियंट हासिल हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर पार्ट 2 में निकाला। अच्छा, पार्ट 3 की अगर हम बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। हमें पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम ग्रेडियंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ग्रेडियंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो ग्रेडियंट आता है वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है, और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होता है वो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होता है, क्योंकि वी नो दैट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर। टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट नॉर्मल बनाए जाएं तो वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ मुझे कह रहा है आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल, तो मैंने कहा यार पहले तो t की वैल्यू 1 डालूंगा। जब t की वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरे पास जो dy बाई डी एक्स आएगा, जो कि दरअसल ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होगा, वो क्या आएगा, 3 minus 10 upon 4 plus 4, which is -7/8। अब ग्रेडियंट आ गया -7/8। अच्छा सर, इक्वेशन निकालने के लिए तो हमें ना सिर्फ ग्रेडियंट चाहिए होता है बल्कि एक पॉइंट भी चाहिए होता है लाइंग ऑन द कर्व। बिल्कुल सही बात है, हमें x, y चाहिए, वी नीड अ पॉइंट ऑन द कर्व। अच्छा, पॉइंट ऑन द कर्व कैसे आए, तो भाई सिंपल सी बात है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है t = 1, इसे हमने ग्रेडियंट फंक्शन में डाला तो हमारे पास ग्रेडियंट मिल गया हमें। इसे अगर मैं x वाले इक्वेशन में डालूंगा, इस वाले पैरामीट्रिक इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा, और y वाले पैरामीट्रिक इक्वेशन में डालूंगा तो y आ जाएगा। तो अब जो है हमें x और y दोनों निकालने होंगे, तो अब हम जो है वो x निकाल लेते हैं। तो जब x निकाला तो when t is 1, when t is 1, x is what, देख लें, 2 + 4 6, and when t is 1 what is y, तो 1 minus 5 minus 4, इट्स -4। तो जो हमारा पॉइंट हो गया दैट इज 6, -4। हमारा जो ग्रेडियंट है दैट इज -7/8, और हमारा जो पॉइंट आया दैट इज 6, -4। जब ग्रेडियंट भी है और पॉइंट ऑन द कर्व भी है तो फिर हमें इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ग्रेडियंट है ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है, तो अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल जो है नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, लिहाजा -7/8 का 8/7 होगा। साइन भी चेंज हो जाएगी और रेसिप्रोकेट भी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे नेगेटिव रेसिप्रोकल कहता हूँ। वाई, बिकॉज वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय gradient of normal is equals to -1। ऐसा क्यों है, बिकॉज
टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अब हम इक्वेशन अगर निकालना चाहते हैं तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब मैं इसको किस फॉर्म में दूं, सवाल ये पैदा होता है। तो अगर कोई फॉर्म स्पेसिफाइड नहीं है तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी या वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसी भी फॉर्म में आप उसको दे दें। लेकिन अगर कोई फॉर्म स्पेसिफाइड है तो फिर उसी फॉर्म में देना पड़ेगा, वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने कहा यार y+4 है 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 8x माइनस 48। सही है। और उसके बाद अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, y को एम एक्स प्लस सी फॉर्म में देना चाहता हूँ उस फॉर्म में दे दूँ, वरना मैं इस वक्त आपको ये इक्वेशन दे रहा हूँ 8x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 76। तो ये मैंने ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में आपका आंसर दे दिया। अक्सर वो कहता भी है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में दे, तो जब कहेगा तो फिर इसी फॉर्म में देना है, जब नहीं कहेगा तो फिर आप इस फॉर्म में दे दें या वाई को एम एक्स प्लस सी फॉर्म में दे दें। दोनों चीजें सही हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे बताएं, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज एवरीथिंग क्लियर? एक्नॉलेजमेंट भी दे दें और क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा वंस यू हैव कॉपीड। कॉपी कर लें इंशाल्लाह, और क्लियर एंड डन की एक्नॉलेजमेंट दे दीजिएगा, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। किसी को किसी हवाले से कोई कंफ्यूजन हो, चैट पे या रेज हैंड करके सवाल पूछ सकता है। कॉपी कर लें इंशाल्लाह, देन वी विल मूव फॉरवर्ड।
सॉरी, मैंने ऊपर का हिस्सा छुपा हुआ था, मेरे नोटिस में नहीं था। देखना है, अगर ऊपर किसी ने नहीं लिखा है, वहां तक लिख लिया है किसी ने तो फिर मसला नहीं है, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर 1 मिनट के अंदर। चलें, स्क्रीनशॉट ले लें। इफ समवन हैज नॉट कॉपीड, देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक एग्जांपल और कवर कर लेते हैं कि अक्सर पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और हमें प्रूविंग आइडेंटिटीज, जैसे प्रूविंग आइडेंटिटीज कैसे करते हैं, जब प्रूविंग करनी होती है आइडेंटिटीज तो हम मुख्तलिफ आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी ये स्किल है। जब हमें कभी कभार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस में, तो फिर ऐसे केस के अंदर जो है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक डिफ्रेंशिएशन होती है वो जो हमने जनरल कैटेगरी में ऑलरेडी लर्न कर ली है। और फिर उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री की स्किल्स हैं वो भी इस्तेमाल होती है। तो मैं पहले भी बता चुका था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बुनियादी स्किल है। आगे डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो भी आप करेंगे उन सब में जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये शो करेंगे। एक 5 रुपये का सवाल है जो पुराना सवाल है, आपकी बुकलेट में नहीं है, लेकिन ये पुराने सवालात में से कुछ एक सवाल है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का है, 5 रुपये का सवाल। और हमें इसमें जो है वो एक्स इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, वाई भी इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, और हमें कहा जा रहा है कि शो करो द ग्रेडियंट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इज टैन थीटा। हम देख सकते हैं एक्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा है, वाई इन टर्म्स ऑफ थीटा है, और डी वाई बाई डी एक्स भी जो शो करना है वो भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है। इसका मतलब यहाँ पर जो पेरीमीटर इन्वॉल्व है दैट इज थीटा। तो सिंपल है, आसान तरीके से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा अगर हम ऑब्टेन कर लें तो टू थीटा की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी टू, और साइन टू थीटा, तो साइन ऑफ एन एंगल की डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस एंगल, फिर मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ द एंगल। पावर यहाँ पर है नहीं, वरना पावर फंक्शन एंगल होता। पावर नहीं है इसलिए फंक्शन और एंगल, तो फंक्शन साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा, और फिर टू थीटा की डिफ्रेंशिएशन टू। यहां से हमारे पास टू कॉस टू थीटा प्लस टू हासिल हो गया। सही है। अच्छा, फिर डी वाई बाई डी थीटा हासिल करना है, तो डी वाई बाई डी थीटा अगर ऑब्टेन करें तो वन की डिफ्रेंशिएशन क्या है, वन की डिफ्रेंशिएशन जीरो, फिर माइनस कॉस टू थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस टू थीटा की होती है नेगेटिव साइन टू थीटा मल्टीप्लाई बाय टू। तो अल्टीमेटली जो हमें यहाँ हासिल हो गया दैट इज टू साइन टू थीटा। अच्छा, अब जरा ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आपको डी वाई बाई डी एक्स शो करना है, तो आपको पहले तो पता है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप डी वाई बाई डी थीटा से डी एक्स बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपने जो चीज हासिल की है उसको आप लिख दें, टू साइन टू थीटा अपॉन टू कॉस टू थीटा प्लस टू। अब एग्जामिनर ने कहा कि आप टेन थीटा शो करो। जैसे प्रूफ करते हैं आइडेंटिटी वैसे ही आपको ये शो करना है कि दरअसल ये आइडेंटिकल है टू टेन थीटा। इसे सिंप्लीफाई करके टेन थीटा बनाना है। तो ये प्रूविंग आइडेंटिटी वाली बात ही हो गई कि टू साइन टू थीटा अपॉन टू कॉस टू थीटा प्लस टू इज आइडेंटिकल टू टेन थीटा। अच्छा, अब टेन थीटा होता क्या है, तो हमें पता है कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो पहले अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखा करें कि आपको लाना क्या है। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर में साइन टू थीटा है, साइन टू थीटा का तो एक ही वर्जन है,
टू साइन थीटा कॉस थीटा, उसका तो एक ही वर्जन है, एंड दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन जो कॉस टू थीटा है उसके तीन वर्जन हैं। एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो भी फॉर्मुला शीट के अंदर ये सारे लिखे हुए। अब जो cos टू थीटा है उसमें हम कौन सा वाला वर्जन इस्तेमाल करेंगे, सवाल ये पैदा होता है कि cos टू थीटा का हम कौन सा वाला वर्जन इस्तेमाल करेंगे। तो cos टू थीटा का हम वो वाला वर्जन इस्तेमाल करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में cos आए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अगर हमें tan थीटा अल्टीमेटली लाना है तो हमें डिनोमिनेटर में cos थीटा चाहिए। तो cos थीटा तभी आएगा ना जब cos टू थीटा का cos वाला वर्जन लूंगा। लिहाजा यहाँ पर cos टू थीटा का cos वाला वर्जन मैं लूंगा। तो अब यहाँ पर टू साइन टू थीटा था, तो साइन टू थीटा की जगह मैंने रख दिया टू साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में टू, और कॉस टू थीटा की जगह रख दिया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एंड में प्लस टू। अब जब तक कि मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई ना कर लूँ कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती। लिहाजा अब मैं जो है थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आता हूँ। जब मैंने करेक्ट वर्जन इस्तेमाल किया, सही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया, डबल एंगल फॉर्मूला जो यहाँ यूज करना था वो सही वाला यूज किया, तो एग्जामिनर मुझे हर चीज के मेथड के मार्क्स वगैरह दे रहा होगा। अब मैं यहाँ अगर हासिल करूँ सिंप्लीफिकेशन, तो दिस वुड बी फोर साइन थीटा कॉस थीटा, और जब डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू प्लस टू। अब अगर मैं यहाँ कैंसिलेशन की तरफ आऊं तो माइनस टू प्लस टू कट गए, फोर और फोर कट गए, कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की कैंसिलेशन हुई तो एक कॉस थीटा नीचे बच गया। तो हम देख सकते हैं अल्टीमेटली, कभी आप ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से काम कर रहे हो, आपको कैंसिलेशन करनी हो, तो एक अच्छा आउटलुक देने के लिए आप पेंसिल से उसको कैंसिल कर सकते हैं, ताकि जो है वो नीटनेस अच्छी लगे। बहरहाल कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से ऐसी मशवरा दे रहा हूँ। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, विच इज अल्टीमेटली टैन थीटा। तो अल्टीमेटली मैं कामयाबी के साथ ये शो कर चुका हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो टैन थीटा है। तो हैंस शोन, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, क्योंकि मैंने जो है डी वाई बाई डी एक्स को टैन थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये था दूसरा एग्जाम्पल, ये आइडिया देने के लिए कि पेरीमीटर जो है वो टी के अलावा भी कुछ हो सकता है, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होता है। एक पास पेपर का सवाल, तकरीबन 4-5 नंबर का सवाल है ये, आई गेस 5 नंबर का सवाल था। तो ये आपके सामने, आपको आपने देखा कि किस तरह से हम इसको लेकर चले। हमने सबसे पहले एक्स को डिफरेंशिएट किया डी एक्स बाई डी थीटा, फिर डी वाई बाई डी थीटा। एक एक नंबर, 2 नंबर तो यही मिल जाएंगे। फिर जब चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे मेथड का मार्क मिलेगा, सही आइडेंटिटीज लगाएंगे तो फिर एक और मेथड का मार्क मिलेगा या कोई स्टेप का मार्क मिलेगा, और अल्टीमेटली जब हम करेक्टली शो कर देंगे तो फिर हमें प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। और ये बात मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि जब शो करना हो तो आपके शोल्डर्स पे बहुत गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आपने हर चीज प्रॉपर तरीके से वाजे करके शो करनी होती है। इस चीज को, इस एग्जाम्पल को भी कॉपी करें। इसके साथ पैरामीट्रिक इक्वेशंस की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई। कोई ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी कैटेगरी थी वो हमने जनरल कैटेगरी बनाया हुआ था, उसमें सारे किस्म की डिफरेंशिएशन कवर्ड है। बस पैरामीट्रिक इक्वेशंस के जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके सामने रखे। अब इंशाल्लाह पास पेपर्स करने की पोजीशन में है, तो अब थोड़ी देर हम पास पेपर के क्वेश्चंस आपके साथ मिलकर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाए। एक्नॉलेज करें, यहाँ तक कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा, ताकि फिर हम आगे सक्सेसफुली बढ़ जाएं।
चले, पैरामेट्रिक का हमने प्रॉपर आइडिया ले लिया और समझ लिया पैरामेट्रिक को। आइए पास्ट सिलेबस की जाने बढ़ते हैं, कुछ पास्ट सिलेबस देखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए किस तरह से सवालात आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल अगर हम देखें, द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व आर x is equals to t upon 2t plus 3 and y is equals to e power negative 2t। अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में हम एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन भी देख चुके हैं, सॉरी एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन भी देख चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। उसके अलावा ये भी देख लिया कि अगर डिवीजन हो रही हो दो फंक्शंस की तो क्वोशंट रूल लगता है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। वो तमाम स्किल्स जो हम सीख कर आए हैं वो तमाम स्किल्स लगेंगी और साथ साथ पैरामेट्रिक इक्वेशंस का चेन रूल लगेगा और फिर उसके बाद हमारे पास सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी। तो पहला वाला सवाल अगर हम देखें तो बहुत सिंपल है, आप लोग ट्राई करते जाएं, मैं भी साथ साथ सॉल्व करता हूं ताकि आप इंडिपेंडेंट भी आपका टच आ जाए, आप स्क्रीन पे देखे बगैर करते रहें ताकि जो है वो आप ट्राई करें कि आपसे हो रहा नहीं हो रहा, फिर सोल्यूशन जो है मीनवाइल मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप जो है वो देख सकते हैं। तो x जो है वो इन टर्म्स ऑफ t है और यहाँ लगेगा क्वोशंट रूल। तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये मैं कह देता हूँ u और जो नीचे वाला फंक्शन है इसको कह दिया जाता है v। जब मैं dx बाई dt हासिल करता हूँ तो आएगा v u प्राइम माइनस u v प्राइम। तो v जो है दैट इज 2t प्लस 3 और u प्राइम विच इज 1 माइनस u v प्राइम। 2t प्लस 3 की डिफरेंशिएशन 2 है अपॉन v स्क्वायर। तो 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम जो है हमें क्या चाहिए था, हमें dx बाई dt को एक्सप्रेस तो नहीं करना था, अल्टीमेटली हमें ग्रेडियंट निकालना था। तो व्हेन t इज 0 लेट्स फाइंड द ग्रेडियंट। अगर आप देखें, अच्छा मैंने खाली dx बाई dt निकाला अभी, अगर मैं dy बाई dt निकालूं तो सारे मार्क्स मुझे तकरीबन यही मिल गए। अच्छा dx बाई dt सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 माइनस 2t अपॉन 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है 2t और 2t जो है कैंसिल हो गए और आपका आंसर आ गया 3 अपॉन 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी टी निकालूं तो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन है, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं, ई पावर एफ एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एफ एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स। तो ई पावर नेगेटिव 2t एज इट इज कॉपी किया और फिर जो पावर है उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दी दैट इज -2। ये हो गया -2 ई पावर -2t। तब अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स हासिल करना है, अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स हासिल करना है तो मैं जो है चेन रूल का इस्तेमाल करूंगा। तो डिवाइड करूंगा, दिस इज -2e -2t अपॉन 3 अपॉन 2t प्लस 3 होल स्क्वायर, जो कि अल्टीमेटली जो है वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन मुझे ज़्यादा इससे खेलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मुझे t जीरो पे ग्रेडियंट निकालना है। तो व्हेन t इज जीरो व्हाट विल बी द ग्रेडियंट। तो व्हेन t इज जीरो इफ आई एम गोना सिंप्लीफाई दिस तो ये हो जाएगा -2 e पावर 0 विच इज 1, e any base to the power of 0 is 1 divided by 3 upon 2t plus 3 whole square। t 0 है तो 2 इंटू 0 is 0, 0 प्लस 3 3 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 3 अपॉन 9। और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 अपॉन 9 बन जाएगा 1 अपॉन 3 और ये जो 3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा आंसर हो जाएगा -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो डी वाई बाई डी एक्स is -6, it is -6। तो we have successfully obtained the gradient। अगर इस सवाल को हम देखें तो इसमें कुछ भी नहीं था, x की डिफरेंशिएशन करनी थी क्वोशंट रूल से, y जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ t, उसको हमने जो है वो डिफरेंशिएट किया सिंपल कैटेगरी 1 के थ्रू, और जो हमने कैटेगरी 1 में सीखा था उसके थ्रू, और फिर हमने चेन रूल लगा के ग्रेडियंट फंक्शन निकाल लिया, उसमें हमने पेरीमीटर की वैल्यू रख दी, हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। सो दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड। स्क्रीनशॉट ले लें, वी आर मूविंग फॉरवर्ड।
यकीनन यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई मुश्किल काम हमने किया ही नहीं है। अच्छा, फिर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व आर x is equals to ln tan t and y is equals to sin square t for 0 to pi by 2। जब एग्जामिनर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, साइन कॉस टेन सेक को सेक कॉट को इन्वॉल्व कर रहा है, तो डोमेन जरूर व जरूर स्पेसिफाई करता है। यूजुअली हमेशा हमने ऐसा ही देखा है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था कि अगर डोमेन ना स्पेसिफाई करे तो फिर हम क्लॉकवाइज की साइकिल भी लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज की भी लेते हैं, दिस एंड दैट। बट यूजुअली जब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो, और वो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी निकलवाना चाह रहा होता है, जैसे पार्ट 2 में तो उसने एक्स की वैल्यू 0 दी। अब मुझे अगर वो नहीं बताता कि मुझे डोमेन क्या है, तो मैं तो टी की वैल्यू निकालता चला जाऊंगा और हर टी की वैल्यू पे कुछ और आएगा, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जहाँ कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां एग्जामिनर बिल्कुल वाजे तौर पर स्पेसिफाई कर देता है। तो अब मुझे एग्जामिनर ने सबसे पहले कहा है कि आप भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालें। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, चेन रूल के तहत डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये रिपीटेटिवली आप देखेंगे हर सवाल में आपने यही करना है। लेकिन क्या, जो हमने कैटेगरी नंबर 1 के अंदर जो स्किल्स सीखी थी, वो सारी स्किल्स बिल्कुल पक्की पक्की पानी की तरह सॉलिड होंगी आपकी, तो इंशाल्लाह फिर आपको यहाँ डिफरेंशिएट करने में कोई मसला नहीं होगा। तो अगर आप देखें x इज इक्वल टू एल एन टेन टी, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अगर एल एन टेन टी है तो टेन एफ एक्स, एल एन एफ एक्स की एल एन टेन टी है तो एल एन एफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1/f(x) इंटू एफ प्राइम एक्स, इफ यू रिकॉल दैट। तो यहाँ पर मैं वही काम करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं डी एक्स बाई डी टी करता हूँ, तो डी एक्स बाई डी टी इज 1/tan t, एल एन टेन टी है ना, तो 1/tan t, एल एन एफ एक्स होता है तो 1/f(x), तो 1/tan t मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स, मतलब tan t की डिफरेंशिएशन। तो tan t की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर t। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये हो जाएगा दरअसल sec स्क्वायर t डिवाइडेड बाय tan t। अच्छा, अब मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ अगर आप डी वाई बाई डी एक्स का आंसर देखते हैं तो उसमें आपको साइन और कॉस नजर आता है, सिर्फ साइन और कॉस नजर आता है। लेकिन यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। पार्ट नंबर 1 में एग्जामिनर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। पार्ट नंबर 1 में कहता है एक्सप्रेस करो डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। तो भाई क्या हमें एग्जामिनर में एग्जामिनेशन में बैठे बैठे वही नाजिल होगी कि हमें साइन कॉस की टर्म्स में आंसर देना है? नहीं, वही नाजिल नहीं होगी। लिहाजा अगर कभी एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर हमसे ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं की जाएगी कि हम जो है वो उसी की फॉर्म में आंसर देंगे। एक पर्टिकुलर आंसर है जो एग्जामिनर रिपोर्ट में मौजूद है, ये एग्जामिनर रिपोर्ट के आंसर्स हैं, लिहाजा एग्जामिनर रिपोर्ट में ये पॉसिबल वर्जन उससे लिखा हुआ है। मार्किंग स्कीम देखेंगे तो आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। लेकिन अगर एग्जामिनर ने लिखा होता है एक्सप्रेस डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन टी एंड कॉस टी, एंड इट इज ऑलवेज इफेक्टिव एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्सप्रेस इन साइन एंड कॉस या साइन cos and tan. Why? Because if we need to find the gradient in the later part, we will be needing a function in terms of sin cos and tan, क्योंकि sec का ऑप्शन, cosec का ऑप्शन, cot का ऑप्शन हमारे कैलकुलेटर्स में मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में पार्ट नंबर 1 का आंसर ऑब्टेन करेंगे तो हमें ही बेनिफिट मिलेगा पार्ट 2 में, वरना पार्ट 2 के लिए हमें फिर से कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक वजह तो ये है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसलिए देना चाहिए, साइन कॉस में इसलिए देना चाहिए क्योंकि अगले पार्ट में हमें फायदा होगा। और दूसरी चीज, अभी हम साइन कॉस में इसलिए भी करना सीखेंगे क्योंकि अगर एग्जामिनर ने ये बोला होता कि एक्सप्रेस डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन टी एंड कॉस टी, तो फिर क्या करते, तो फिर जाहिर सी बात है हमें जो है वो साइन और कॉस में करना पड़ता। तो कैसे करते, उस स्किल को हम यहाँ डेवलप करेंगे। तो एक वजह ये है कि यहाँ हालांकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आंसर देंगे तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज पार्ट नंबर 1 में एक्सेप्ट हो सकती हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देने से आप ही को फायदा होगा सब्सिक्वेंट पार्ट्स में भी, और आपकी अभी प्रैक्टिस के दौरान भी आपकी प्रैक्टिस भी बरकरार रहेगी कि अगर एग्जामिनर ने वाजे तौर पर इंस्ट्रक्शन दे दी होती कि भाई आपने साइन कॉस में चाहिए, तो फिर आप कैसे करते। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय tan टी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा यार सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय tan टी है, तो सेक स्क्वायर टी होता है 1/cos स्क्वायर टी। अपॉन की जगह मैं डिवाइड का साइन डाल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय tan टी, और tan टी जो है दैट इज sin टी अपॉन cos टी।
तो इस लिहाज से अगर ये मल्टीप्लाई होने के बाद रेसिप्रोकेट हो गया, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज स्पेसिफाइड नहीं है। अगर आप ये काम नहीं करते, आप इसके बगैर आंसर देते, तो वो आंसर एक्सेप्ट होता है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपके लिए हमेशा ये बेहतर है कि आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में और साइन कॉस की फॉर्म में आंसर दें, क्योंकि अगले पार्ट में वही आपको सपोर्ट करता है आपका आंसर, वरना अगले पार्ट में आपको फिर सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, आपका काम बढ़ जाएगा। तो 1/cos² मल्टीप्लाई बाय cos t अपॉन sin t। तो यहां अगर हम देखें तो cos t और ये कट गया, और यहां से हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आया दैट इज 1/sin t cos t। ये हमने पार्ट नंबर 1 का आंसर दे दिया। नहीं सॉरी, अभी हमने dx/dt का आंसर दे दिया। अब अगर हमें dy/dt का आंसर चाहिए, अगर हमें dy/dt का आंसर चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर टी है। तो साइन स्क्वायर टी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन में मैंने आपको सिखाया था पावर, फंक्शन एंड एंगल, ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो साइन स्क्वायर टी में जो पावर है दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2 sin t, पावर को मल्टीप्लाई किया और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 sin t, पावर मल्टीप्लाई हुई, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई, तो साइन स्क्वायर टी था तो साइन 1t हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब पावर को डील कर लिया, नाउ डील विद द फंक्शन, फंक्शन साइन टी है, साइन टी की डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो दैट वुड बी कॉस टी। अब फंक्शन भी कर लिया, अब एंगल की बारी है, एंगल इज टी, एंगल की डिफरेंशिएशन करें तो दैट इज 1। तो नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 2 sin t cos t। और फिर जब हमें dy/dx चाहिए, ये dy/dt है, और जो मैंने ऊपर वर्किंग सारी की थी दैट वाज फॉर dx/dt। तो अगर मैं dy/dx निकालना चाहता हूँ, तो dy/dt जो कि 2 sin t अपॉन cos, सॉरी 2 sin t cos t है, उससे डिवाइड कर दूंगा dx/dt विच इज 1/sin t cos t। तो dy/dt तो आपका आया ही साइन कॉस के अंदर। तो जब dx/dt आपका sec और tan की फॉर्म में आया, तो आपको फौरन घंटी बजनी चाहिए कि यार वो भी साइन कॉस में है, ये भी साइन कॉस में, अगर मैं कर दूंगा तो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, मेरा ही फायदा है। तो ये भी एक वजह हो सकती थी जिसकी वजह से आपको पिक होता कि आप सिंप्लीफाई करते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं है, तो फिर आपको वही नाजिल नहीं होगी, आप जिस भी फॉर्म में आंसर देंगे एक्सेप्ट होगा, लेकिन अगले पार्ट में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये साइन टी कॉस टी ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका dy/dx का आंसर लॉक हो गया, एंड दैट इज 2 sin स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी। अच्छा, फिर आपको जब पार्ट 2 की तरफ आए हम, तो पार्ट 2 में एग्जामिनर ने मुझे वैल्यू ऑफ x दी है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि वो हर दफा पेरीमीटर की वैल्यू नहीं देता, x या y में से किसी की वैल्यू देता है, और फिर हमें पेरीमीटर की वैल्यू खुद से निकालनी पड़ती है। तो यहाँ अगर पेरीमीटर की वैल्यू जो है वो x इक्वल टू 0 है, तो अगर x इक्वल टू 0 को मैं यहाँ रखूंगा x वाले पैरामीट्रिक इक्वेशन में, तो मेरे पास t आ जाएगा। अच्छा, t निकालने के लिए क्योंकि लॉग्स है, तो लॉग्स की स्किल भी इस्तेमाल होंगी, लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और अल्टीमेटली फिर ट्रिग्नोमेट्री की स्किल्स भी इस्तेमाल होंगी। चीजें आसान हैं, बस आपकी बेसिक्स पक्की होनी चाहिए। इस लेवल तक हम आए हैं, तो आपका लॉग्स भी पक्का होना चाहिए, आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी पक्की होनी चाहिए। वो सारी बेसिक्स आपकी पक्की हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप नहीं फंसेंगे, फिर चीजें आसान है। बस आपकी बेसिक्स और आप जितना आपको पढ़ाया है रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस पॉइंट पर वो चीजें पढ़े बगैर आ गए हैं, तो फिर आपको यकीनी तौर पर मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपको वो सब कुछ आता है, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो यहाँ अगर हम देखें तो dy/dx हमारा 2 sin स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी आया। पार्ट 2 में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व व्हेन x इज 0। अब सवाल ये पैदा होता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए तो हमें ग्रेडियंट भी चाहिए होता है और पॉइंट भी चाहिए होता है, तो ना हमारे पास x की वैल्यू तो है, ना हमारे पास y की वैल्यू है, और ना हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू है। अब ग्रेडियंट की वैल्यू के लिए भी हमें x से कुछ नहीं हासिल होगा, हमें t चाहिए। सिमिलरली y की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ t निकलेगी, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्रेस्ड है, तो उसके लिए भी t की वैल्यू चाहिए होगी। तो अल्टीमेटली हमें t निकालना है। सबसे पहले जो x इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, इसको हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ रख के हम सबसे पहले t की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि उस t की वैल्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस है।
क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन में असल वैल्यू ही पेरीमीटर की, और यहाँ क्योंकि पेरीमीटर टी है लिहाजा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो x इक्वल टू 0 को इक्वेशन में रखता हूँ, 0 इक्वल टू ln 10t। अब लॉग्स की स्केल कहती है कि ये तो लॉग फॉर्म में है, लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में करें तो ln का मतलब होता है log टू द बेस ऑफ e। तो दिस इज log टू द बेस ऑफ e ऑफ tan t, log ऑफ tan t विद द बेस ऑफ e इक्वल्स टू 0। अगर इसको मैं इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा tan t इज इक्वल्स टू e पावर 0, और e पावर 0 1 होता है, लिहाजा दिस इज tan t इक्वल्स टू 1। तो अब देखें सबसे पहले लॉग्स की स्केल इस्तेमाल हुई और tan t इक्वल्स टू 1 तक पहुंचा दिया इसने हमें। फिर जब tan t इक्वल्स टू 1 तक पहुंचे तो हमें पता होना चाहिए tan ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। जब डोमेन पे नजर डाली तो हमने कहा यार डोमेन तो 0 से लेकर π/2 तक है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसिडर हो रहा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हमें नहीं लेना। तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट की पॉसिबिलिटी को कैंसिल कर दिया। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पॉसिबिलिटी थी उसके मुताबिक टी जो है वो अल्फा के बराबर है, तो टी इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 विच इज π/4। tan इनवर्स 1 का आंसर आता है π/4, तो टी की वैल्यू आ गई π/4। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कैलकुलेटर आपका रेडियन मोड पर होना चाहिए, और यहाँ डोमेन भी आपका पाई में है, उससे भी आपको वाजे हो रहा है कि यहाँ रेडियन मोड पे काम करने की जरूरत है। once we have found the value of t, now we need the value of gradient and the value of y। वैल्यू ऑफ x तो हमारे पास है, अब हमें y की वैल्यू चाहिए। तो y क्या था भाई, आइए देखते हैं। y was sin स्क्वायर t, मतलब sin t का होल स्क्वायर, तो sin π/4 का होल स्क्वायर, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर बनता है 1/2। अगर आप साइन π/4 कैलकुलेट करें और उसका स्क्वायर कर दें आपका आंसर 1/2 ही आएगा यकीनन। और y निकालना था, y निकाल लिया। अब आपको ग्रेडियंट निकालना है dy/dx। तो dy/dx इज 2 साइन स्क्वायर t, मतलब साइन π/4 का होल स्क्वायर, फिर cos π/4 का होल स्क्वायर, 1/2 1/2, आंसर आएगा 1/2। कैलकुलेट करके देख लें, साइन π/4 का होल स्क्वायर भी 1/2, कॉस π/4 का होल स्क्वायर भी 1/2, तो 1/4 बन जाएगा इनका प्रोडक्ट। 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 हासिल हो जाएगा। वी हैव द वैल्यू ऑफ y, वी हैव द वैल्यू ऑफ x। x हमें पहले से पता था कि x 0 था, x भी है, y भी है, और ग्रेडियंट भी है। तो किसका है इंतजार तुमको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो ना। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहाँ जो है आप जब को सिंप्लीफाई करेंगे किस फॉर्म में आंसर दें। सर कोई फॉर्म मांगी, किसी कोई फॉर्म स्पेसिफाइड नहीं है, तो पहले भी कहा था जब कोई फॉर्म स्पेसिफाइड ना हो तो फिर आप आज़ाद हैं, जिस भी फॉर्म में करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर टू पार्ट नंबर 2। ये दो सवाल जो है वो मैंने आपके सामने करवा दिए हैं पैरामेट्रिक के, जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया हो गया कि किस तरह से हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस के सवालात को डील करना है। मुझे बताएं, यहाँ तक एक्नॉलेज करें कि यहाँ तक मामला क्लियर है। इज एवरीथिंग क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कॉपी कर लें सोल्यूशन को, क्लियर एंड डन की एक्नॉलेजमेंट दे दें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड।
चलें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो हैं उसकी उसकी एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल कर लिया, उसके कुछ सवालात भी कर लिए दो। तो इंशाल्लाह फिर आप जो है वो मज़ीद सवालात करने की पोजीशन में है। अब मज़ीद सवालात आप नेक्स्ट क्लास में जब करके लाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसको हम प्रॉपर तरीके से आपके सवालात की जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो आपको मुश्किल सवाल लगेंगे, उसकी इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो इस कैटेगरी के आप तमाम सवाल जब मुकम्मल करके लाएंगे, जो भी मसले मसाइल होंगे उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में केटर करेंगे।